नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जाज पंचम की नाक इस पाठ के तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने पढ़ा था कि किस तरह से रानी आए और जाज पंचम की मूर्ति पर नाक ना हो, तो यह बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि अगर जाज पंचम की नाक नहीं होगी तो हमारी भी नाक नहीं होगी। इस तरह से जो है गर्मा गर्मी महसूस होती है। एक तत्काल मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग में सभापति उच्च स्तर के अधिकारियों के साथ लेते हैं मीटिंग। इसके बाद मूर्तिकार को दिल्ली आने का हुक्म दिया जाता है। मूर्तिकार दिल्ली आता है और वह जो है हिंदुस्तान के विभिन्न पहाड़ों क्षेत्रों में जाकर के वह जाज पंचम की मूर्ति जिस पत्थर से बनी थी उस पत्थर को खोजता है, लेकिन उसे अंत में उदासी मिलती है और वह वापस लौट करके आता है और कहता है कि मैंने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज मारा, लेकिन मुझे कहीं भी जाज पंचम की मूर्ति जिस पत्थर से बनी है वह पत्थर नहीं मिला। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह पत्थर विदेशी है। तो इस पर सभापति नाराज हो जाता है। वह कहता है कि दिल दिमाग सब से जो है हम विदेशी हो गए हैं। जब हमारे हिंदुस्तान में बाल डांस मिल सकता है तो एक पत्थर क्यों नहीं मिल सकता है। इसके बाद मूर्तिकार जो है वह सभापति को एक और सुझाव देता है। वह कहता है कि हमारे देश में बहुत से नेताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं उन मूर्तियों के पास जाकर के जाज पंचम की नाक की नाप ले लूं। अगर किसी की नाक फिट बैठती है तो मैं उसकी नाक उतार लाऊंगा। इसके बाद फिर अगले पैराग्राफ में कमलेश्वर जी कहते हैं कि सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण बदहवासी के बाद, बदहवासी मतलब परेशानी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर धीरे धीरे निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कवासी जी, जहांगीर सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नाप जोक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ फिर वह उत्तर प्रदेश आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी उसका सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की मूर्तियों की परिक्रमा कराया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जाज पंचम की नाक से सबकी नाक बड़ी निकली। सुनकर बहुत सब हताश हो गए, झुंझुलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बताते हुए कहा, सुना था कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले 3 बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वह वहां भी पहुंचता है, पर इन तीनों की नाकें भी उससे बड़ी बैठती हैं। इस पैराग्राफ में कमलेश्वर जी ने यह बताया कि जब मूर्तिकार सभापति से यह कहता है कि यदि आपकी इजाजत हो तो मैं नेताओं की मूर्तियों से जाज पंचम की नाक की नाप ले लूं, तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सबकी आंखों में एक क्षण परेशानी के बाद खुशी और उम्मीद की लहर तैरने लगती है। सभापति ने धीरे से कहा कि लेकिन यह कार्य आपको बड़ी होशियारी से करना है। इसके बाद फिर मूर्तिकार जो है वह भारत देश के दौरे पर निकल जाता है। वह सबसे पहले दिल्ली से बंबई पहुंचा। वहां उसने दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कवास जी, जहांगीर सबकी नाकें उसने नापी। उसके बाद फिर वह गुजरात की ओर गया। वहां गांधी जी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को जांचा और परखा। फिर वह बंगाल की ओर चला गया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को देखा
और इनकी नाक की नाप ली। उसके बाद फिर वह बिहार की तरफ होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। उत्तर प्रदेश में उसने चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की मूर्तियों के पास गया। घबराहट में वह मद्रास पहुंच गया और वहां पर उसने सत्यमूर्ति की भी मूर्ति को देखा। इस तरह से वह सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। पंजाब में उसने लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों को भी देखा और अंत में फिर वह दिल्ली आया। और दिल्ली आने के बाद वह सभापति के सामने कहता है कि मैंने पूरे हिंदुस्तान की मूर्तियों की परिक्रमा की, लेकिन सबकी नाकों का नाप भी लिया, परंतु सब की नाकें जाज पंचम की नाक से बड़ी निकली। यह सुनकर के सभी लोग हताश हो गए और झुंझुलाने लगे। तभी मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में जो 3 बच्चे शहीद हो गए थे, उन तीनों बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही जाज पंचम की मूर्ति में फिट बैठ जाए। इसके बाद वह फिर उन 3 शहीद बच्चों की मूर्तियों के पास जाता है, उनकी नाप लेता है, लेकिन उन तीनों शहीद बच्चों की नाक जाज पंचम के नाक से बड़ी बैठती हैं। इसके बाद फिर कमलेश्वर जी ने बताया कि अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जाज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्मरानों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जाज पंचम के नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब या तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। उसने अपनी शर्त दुलाई। जिस कमरे में कमेटी बंद हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ जनता में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी ओर देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीमे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। इस पैराग्राफ में कमलेश्वर जी कहते हैं कि जब उन 3 शहीद बच्चों की मूर्तियों की नाक की नाप लेता है मूर्तिकार, और उनकी भी नाक जाज पंचम की नाक से बड़ी निकलती हैं, तो वो कहता है कि अब बताइए मैं क्या करूं। चूंकि राजधानी में चारों तरफ तैयारियां चल रही थी, जाज पंचम की मूर्ति को मल मल के नहलाया जा रहा था और सभी अधिकारियों तक जब यह बात पहुंची तो सब में खलबली मच गई कि अगर जाज पंचम की मूर्ति में नाक नहीं लग पाएगी तो फिर रानी के स्वागत करने का मतलब ही क्या होगा, अर्थात हमारी इज्जत तो वैसे ही चली जाएगी। मूर्तिकार कलाकार था लेकिन पैसे से भी लाचार था। उसके दिमाग में एक नया ख्याल आया। उसने तुरंत जो है कमरे में कमेटी बैठी, दरवाजे बंद कर दिए गए। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना बताई। चूंकि नाक लगाना तो एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ जनता में से किसी एक व्यक्ति की जिंदा नाक काट करके लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों में खामोशी के बाद सभापति ने सबकी ओर देखा और सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला कि आप लोग घबराते क्यों हैं? यह काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ मुझे इजाजत चाहिए। इसके बाद अगला पैराग्राफ में कमलेश्वर जी बताते हैं कि कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के सामने वाली जाज पंचम की लाट के नाक लग गई है। नाक लगते ही पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसके खाद निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर औरों को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था।
जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हाल में नाक लग जाएगी। और वह दिन आया, जाज पंचम की नाक लग गई। इसके बाद कमलेश्वर जी कहते हैं कि अधिकारियों में आपस में कानाफूसी कुछ देर हुई, फिर मूर्तिकार को इजाजत दे दिया गया। और अखबारों में सिर्फ इतना ही छपा था कि नाक का मसला वह हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जार्ज पंचम की लाट में नाक लग गई है। नाक लगने के इस उपाय से स्वयं मूर्तिकार परेशान था, चूंकि जिंदा नाक लाने के लिए कमेटी वालों से उसने कुछ और मदद मांगी और उसे वह मदद दे दी गई, लेकिन हिदायत के साथ कि एक खास दिन में हर हाल में जाज पंचम की नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जाज पंचम की मूर्ति में नाक लग गई। इसके बाद फिर अगला पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में कमलेश्वर जी ने यह बताया कि नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई, मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी खाद निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर औरों को भी नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जाएगी। और वह दिन आया, जाज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जाज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक और गौर करने वाली बात थी कि उस दिन देश में कहीं भी कोई उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। नई दिल्ली 1961। इसके बाद इस पैराग्राफ में कमलेश्वर ने यह बताया है कि जाज पंचम की नाक लगने से पहले पहरेदार जाज पंचम की मूर्ति के पास पहरेदारी करने लगते हैं। मूर्ति के आसपास जो भी गंदगी थी और जो तालाब आसपास थे मूर्ति के जो सूख गए थे, उन तालाबों में पानी भरा गया, उनकी गंदगियों को साफ किया गया। और जो है तालाबों में पानी इसलिए भरा गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जा रही है जाज पंचम को वह सूखने ना पाए। धीरे धीरे जो है फिर यह सारी तैयारियां बंद दरवाजे के भीतर ही चल रही थी और अंत में वह दिन आया कि जाज पंचम को नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जाज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है, यानी एक ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की यह थी कि कहीं पर किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, किसी कार्यक्रम का उद्घाटन नहीं किया था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं पर किसी का कोई अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई सम्मान पत्र नहीं भेंट किया गया था और किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत सत्कार समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र भी नहीं छपा था। सारे के सारे अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी जाज पंचम की लाट में लगाने के लिए। इसी के साथ प्यारे बच्चों, जाज पंचम की नाक कमलेश्वर के द्वारा लिखित जो यह रचना है इसका तृतीय भाग समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।